हमें ज्वाइन किया है अकबर एस बाबर साहब ने। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पीटीआई वालों के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन आपकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया गया है इस हवाले से। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये ताज़ा तरीन जो कब्ज़ा ग्रुप आया है चंद वकला की शक्ल में, जो कि टिकट की बंदरबान शुरू है, जिसके खिलाफ कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में वर्करों ने एहतजाज किया। और मैं इन्हीं मामलात की निशानदेही कर रहा था कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात जब अपने वर्कर्स को उनके बुनियादी आइनी हकूक नहीं देती और उस पर डाका डालती है, जैसा कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने कराए, तो वो उसके मकसद सिर्फ यही है कि जो पीटीआई का वोट बैंक है, जो पहले एटीएम्स के कब्जे में था, उजरती सियासतदानों के कब्जे में था और चंद पार्टी के अपने जो कंगले थे उनके कब्जे में था, जिन्होंने कैश कराया, जो अब अरब जब छोड़ के चले गए, पहली फुर्सत में जब उनको मौका मिला वो छलांगे लगा के चले गए, तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उन जिनके हकूक पे डाका डाला गया, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इंतशार है वो मजीद बढ़ेगा, एहतजाज मजीद बढ़ेगा, क्योंकि मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। जब पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन में खड़े होकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्राइवेट एंटिटी है, जब वो खड़े होकर कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इसी तरह है, उसकी मुशाबहत दी लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शंस के लिए, तो ये उसको एक एलिटिस्ट क्लब समझते हैं, इक़्तिदार की एक सीढ़ी समझते हैं, जिसमें वो वोट बैंक जो हमने बनाया था, उस वोट बैंक को हमने बनाया था कि हम अवाम के मफाद में इस्तेमाल करेंगे, बासरयत क़यादत को सामने लाएंगे, दयानतदार क़यादत को सामने लाएंगे, ताकि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सके। अकबर एस बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अकबर एस बाबर साहब, ये फरमाइए था कि आपने जो बनाया, आपके अज़ाइम बहुत अच्छे थे, आपकी नीयत बहुत अच्छी थी, हम तो नीयत पे शक ही नहीं करते, आपने सब कुछ किया, लेकिन अभी आपने जिक्र किया एटीएम्स का, उजरती लोगों का और कंगलों का, तो मुझे आप ये बताएं कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने दिल पे हाथ रखें तो आप ये महसूस नहीं करते कि जब आपने बनाया तो शायद आपसे भी कुछ ऐसी गलतियां हुई जिनकी वजह से ये उजरती, ये कंगले और ये एटीएम्स जो हैं वो आगे आ गए? देखिए, मैं तो मेरे इख्तलाफात तो जाते हैं 2011 जी, जब 2011 में पार्टी जिसे कहते हैं ना केम ऑफ एज, उस वक्त तो पार्टी, हमारी पार्टी को टांगा पार्टी कहा जाता था और उसके रूट्स नहीं थे अवाम में। अगरचे जो पार्टी के बानी चेयरमैन थे वो एक सेलिब्रिटी थे, उन्होंने हस्पताल भी बनाया, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन सियासी तौर पे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। वो हमने तकरीबन 10 साल उसमें लगाए पोस्ट 9/11 2011 तक कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी ब्रांडिंग कर सकें। हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई ये हुआ कि हमारे जो कप्तान थे वो हाईजैकर्स के साथ मिल गए, और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। मैं वो वाहिद शख्स था जब पार्टी पॉलिटिकली पीक कर रही थी 2011 में, मैं उस वक्त इनके सामने खड़ा हो गया, मैं उस वक्त उस असूल को अपनाया जिन असूलों पे ये पार्टी बनी थी। अच्छा, और वो जंग जद्दोजहद आज तक जारी है। अच्छा अकबर एस बाबर साहब, ये फरमाइएगा कि तो फिर तो ये आपकी नाकामी हुई, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर तो ये आपकी नाकामी हुई कि आप जिस जद्दोजहद की बात करते हैं उसमें पीटीआई मकबूल तो नहीं हो सकी, अवामी जमात तो नहीं बन सकी। इसका मतलब है कि पीटीआई को अवामी जमात बनाने में, एक मकबूल जमात बनाने में उन हाई जैकर्स ने, आपके बकौल उन हाई जैकर्स ने, उन उजरतियों ने, उन एटीएम्स ने और उन कंगलों ने ही किरदार अदा किया। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, वो इसलिए कि पार्टी सियासी तौर पे, मैंने कहा ना केम ऑफ एज जो अरूज पे पहुंची वो 2011 में थी, जब पाकिस्तान के तमाम तबकात में अक्रॉस द बोर्ड एक उम्मीद की किरण और एक हवा, ताज़ा हवा का झोंका आया, जिसकी एक सिंबॉलिक शक्ल जो थी वो 30 अक्टूबर 2011 का लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में जलसा था। तो वो जो सियासी जो रूट्स थे वो हमारी काविशों की वजह से थे। याद रखिए कि ये जो लोग थे ये उसको कैश कराने के लिए आए। ये एक मिथ है कि वो उनकी वजह से ये पार्टी जो है सियासी तौर पे या पॉलिटिकली या इलेक्शंस में कामयाब हुई। ये जो लोग हैं ये हर
ये फसली बटेरे जो हैं ये हर इलेक्शन में आपको नजर आते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं जहां इनको इक़्तिदार नजर आता है। तो ये हमारी काविशें तो कामयाब हो चुकी थी, अब महज हमने अपने वादों पे अमल करना थे। आपके कप्तान जो थे वो इन हाई जैकर्स के साथ मिल गए, तो आपको नहीं लगता कि अभी भी जितने भी फैसले हो रहे हैं, आप जो नए टोले की बात कर रहे हैं, तो वो भी बानी चेयरमैन पीटीआई को पता तो है उस बारे में भी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उनसे उन फैसलों से जाहिरन, क्योंकि वो अभी सामने नहीं है, लेकिन जाहिरन यही नजर आता है, क्योंकि ये लोग बाहर आके बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उनको बरी इल्जाम तो नहीं आप ठहरा सकते, क्योंकि जाहिर है कि ये ऐसे खदशात हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये उनकी मर्जी से हो रहा है। तो देखिए यही तो हमारा अलमिया है कि अगर आपने इन हालात में जो कुछ हुआ, जिसका अंजाम आपके सामने है कि एक जमात जो तकरीबन तमाम सूबों में इक़्तिदार में थी, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, और आज जो है उसकी क़यादत इंतशार का शिकार है, कोई अंडरग्राउंड है, कोई जेलों में है, पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन जेल के अंदर है, और उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो भी दाव पे लगा दिया गया है। ये वो इलेक्शन सिंबल है बल्ला जो मैं लेके आया था इलेक्शन कमीशन से अगस्त 2002 में, जिसके लिए मैं ये जंग लड़ रहा था कि जी सर बल्ला वापस मिल तो गया है। नहीं, उनको मिला। देखिए जंग बल्ले की नहीं है, तो जंग उस असूल की है कि क्या पार्टी का, सर आप पार्टी का हिस्सा थे, तो आपको तो ऐसे कर देते हैं, इलेक्शन दोबारा करने के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए था आपको। नहीं खुदा इस तरह से कर देते हैं। अकबर एस बाबर साहब किया ना जी। जी अकबर एस बाबर साहब आपने जरूर किया। सर माफी चाहता हूँ, ये सर ये क्वेश्चन भी ले लें। बिल्कुल आपने किया, आपने इलेक्शन कमीशन में भी आप गए। अब ये बता दें कि आज जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है बल्ले के हवाले से, और इलेक्शन में भी 1 महीने से भी कम का अरसा रह गया है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे? क्या लाहमल होगा? क्या आप मौजूदा हाई जैक शुदा पीटीआई को बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ने देंगे या अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे? देखिए इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस फैसले को चैलेंज करेंगे कि मेरे नज़दीक ये फैसला एकतरफा भी है, क्योंकि 5 ऐसे मेंबरान थे पीटीआई के जो इलेक्शन कमीशन में गए, जिनके दलाइल और सबूत जो उन्होंने मुहैया किए, उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को यह फैसला दिया। वो 5 जो लोग थे उनको पेशावर हाई कोर्ट से नोटिस तक वसूल नहीं हुए, और उनको इन तमाम जो पेशावर हाई कोर्ट में हेयरिंग्स हुई उसमें वो शामिल भी नहीं थे। उनको मौका नहीं दिया गया कि वो इसमें आके अपना पूरा भरपूर तरीके से वो तमाम सबूत पेश कर सके। अब मैंने फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल लड़ा है, उसमें 200 से ज़्यादा पेशियां हुई हैं, तो हर दफ़ा मुझे इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर नोटिस आता था, बाकायदा उसकी वसूली होती थी। 13 रिट पिटीशंस किए हैं इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त, उसके भी हमें बाकायदा समन आते थे। तो यहाँ हमें नोटिस तक वसूल नहीं हुआ, और मेरी इत्तला के मुताबिक कल जब हेयरिंग हुई उसमें एक वकील ने यह सवाल उठाया जिस सवाल को दरगुजर कर दिया गया। तो हमें सुनने का तो कम से कम हमें हक दिया जाना चाहिए था, और हमें बाकायदा नोटिस। अब अगर ये कहा जाए कि जी मीडिया के जरिए, तो अब ये एक नई रविश होगी कि अदालतें जो है मीडिया के जरिए नोटिस सर्व करेंगी। तो यकीनन उनकी जिम्मेदारी थी कि ये तमाम नोटिस हम तक पहुंचते और हम वहां हाजिर होते और हम अपना मौकफ देते। तो इस लिहाज से भी एक कानूनी नुक्ता तो उठता है कि ये एक तरफा फैसला है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के जो बुनियादी आईनी इख्तियारात हैं, जिसको पामाल किया गया है, वो आईनी इख्तियारात जो हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में सामने रखेंगे कि ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। कि 2 दिन के बाद जो है वो लिस्टें जारी हो जाएंगी। देखिए हमने तैयारी आज से अभी शुरू कर दी है। अभी फैसला भी हम देखेंगे जो पेशावर हाई कोर्ट का आया है, तो जितना जल्दी मुमकिन हुआ हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में होंगे। लेकिन अकबर एस बाबर साहब ये भी फरमाइएगा कि जब आपको ये पता था, आपकी इल्म में था कि पेशावर हाई कोर्ट में ये सारा मामला डिस्कस हो रहा है, ज़ेर समात है, तो उस वक्त आपने अपने वकील के ज़रिए से उसमें फरीक बनने को क्यों तरजीह नहीं दी? वो इस वास्ते कि हमें ये तवक्को थी, हमें बाकायदा अदालत की तरफ से एक नोटिस आएगा, और हम उस वो जो है ना, वो जो लाडला पीटीआई का वकला का एक अंदाज है कि वो हर अदालत में घुस जाते हैं, चाहे वहाँ उनकी पेशी हो या ना हो, और रोस्टम पे आके, और ये आपके सामने बहुत दफ़ा इस अमल का मुजाहरा भी हो चुके हैं। अब देखिए ना,
अगर आप इनका अंदाजा लगाइए कि पेशावर हाई कोर्ट में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त गई जब इंट्रा पार्टी का केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा था। उनकी इस्तदा क्या थी कि जी इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि वो फैसले का ऐलान ना करे। पेशावर हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर तक ऑर्डर किया कि ये फैसले का ऐलान ना करें इलेक्शन कमीशन। 21 दिसंबर को पीटीआई को अचानक ख्याल आता है कि ये शायद वक्त गुजर जाएगा। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में फिर दरखास्त दी कि जी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि फौरन फैसले का ऐलान करें। उन्होंने फिर हुक्म कर दिया कि फौरन फैसले का ऐलान करें 24 घंटे के अंदर, जिसके नतीजे में 22 दिसंबर को फैसला आ गया। फिर वो गए पेशावर हाई कोर्ट में, उस फैसले के खिलाफ सिंगल बेंच से एक ऑर्डर लिया। ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन ने वेकेट किया और 9 जनवरी को डबल बेंच के सामने हेयरिंग पेश की। इस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इंटरम रिलीफ के लिए, और आपके सामने टीवी के सामने लाइव ट्रांसमिशन जब चल रही थी, पीटीआई के वकला ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे थे कि खुदारा हमें फौरन ये केस लगा के दें, हमें फौरन इसकी तारीख दें कि हम इस केस को, इसकी हेयरिंग हो सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कल ले लीजिए। उन्होंने कहा कल पेशावर में है, परसों की सुबह यानी आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग थी। आज सुबह क्या होता है, आज सुबह पीटीआई जाके सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि जी हम अपनी ये केस विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए ना कि हम तो ये अंदाज नहीं अपना सकते। इनको जो वसीले बने हैं, जिस तरह इनसे ताउन किया गया, तो अनप्रेसिडेंटेड है। हम तो एक आम शहरी, हम तवक्को रखते हैं कि हमारी अदालतें हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। हम रिस्पोंडेंट्स हैं, हम वो बुनियादी 4-5 लोग थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी थी, वो हमें बाकायदा नोटिस देते, समन देते, और अगर हम फिर ना जाते तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।